आरबीएस देख रहे ग्वालियर के सभी दर्शकों को मैं संजय भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम सीधा संवाद में। दर्शकों, आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जिनके पिताजी ने ग्वालियर क्षेत्र में राजनीति में बड़ी ऊंचाइयों को हासिल किया है। एक ऐसे शख्स जो कि स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी के साथ में उनके कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में उनकी हर सभाओं में जाते रहे और उनको फॉलो करते रहे। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज उनके पुत्र मितेंद्र दर्शन सिंह जी मेरे साथ में हैं। मैं उनसे बात करूंगा सीधा संवाद में। मितेंद्र जी, आपको स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहे हैं कल? बिल्कुल। तो बताइए कि आप कांग्रेस ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? देखिए, पहले ये तो बहुत सीधा सा प्रश्न है और इसका सीधा सा जवाब यही है। मेरे पिता ने 30 साल कांग्रेस को दिए हैं और जो हमारा रिश्ता सिंधिया परिवार के साथ हमेशा रहा है, महाराज साहब के साथ हमेशा रहा है, मेरे पिता ने अपनी आखिरी सांस भी उन्हीं के लिए ली। तो एक पुत्र होने के नाते, और धर्म भी यही कहता है कि पिता के संस्कारों को जीवित रखने के लिए एक पुत्र को वो हर एक कार्य करने चाहिए जहाँ उसके पिता का सम्मान बढ़े। और जो मेरा परिवार से प्यार है, महाराज साहब से प्यार है, युवराज साहब से प्यार है, उस सम्मान के लिए, अपने पिता के सम्मान के लिए मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करूँगा। और जो महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी में आके मुझे ऐसे कई कार्य करने हैं जो मेरे पिता अधूरे छोड़ के गए हैं। वो कार्य हैं जन सेवा के, वो कार्य हैं डेवलपमेंट के, वो कार्य हैं सिटी के ग्रोथ के, वो कार्य हैं युवाओं को एक नया रोजगार और एक नया स्वप्न देने के। तो इसीलिए मैं कांग्रेस में आना चाहता हूँ। जैसा कि राजनीति जो होती है वो अवसर पात्रता की ज्यादातर मानी जाती है। राजनीति में लोग अगर उनको कोई सीट नहीं मिलती तो चेंज कर देते हैं पार्टी, अगर कोई पद नहीं मिलता चेंज कर देते हैं पार्टी, और जिस पार्टी की सत्ता होती है लोग ज्यादातर उस पार्टी में जाते हैं। आपके पिताजी ने शुरू से कांग्रेस को अपना जीवन समर्पित करके दिया है ना? आपकी शुरुआत थी, क्या आपको कभी लगा कि नहीं भाजपा का इस समय अभी बोलबाला हो रहा है, जहां देखो वहां भाजपा जीत रही है, ठीक है पिताजी कांग्रेस में थे, पिताजी ने कांग्रेस में सेवा की, लेकिन मैं भाजपा में काम करूं, ऐसा कभी आपको लगा? मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं इकोनॉमिक्स का। हर चीज़ का एक सैचुरेशन पॉइंट होता है। इकोनॉमिक्स में सैचुरेशन क्या कहते हैं? जैसे आप गोलगप्पे खाते हैं, एक खाएंगे, दो खाएंगे, तीन खाएंगे, तो एक लेवल आता है, उसके बाद फिर वो खाने का मन नहीं करता। तो समय की बात है, अभी समय ऐसा चल रहा है जो बीजेपी का है, वो एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, वो गिरना समय के अनुसार होगा ही। मेरा ये मानना है, ये पार्टी मेरी पार्टी है, ये पार्टी हम सबकी पार्टी है जिन्होंने इसके लिए खून पसीना बहाया है। मेरे पिता ने इसके लिए सड़कों पर पसीना बहाया है। तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पिता के उस पसीने को व्यर्थ ना जाने दूं और इस पार्टी को, इस बुनियाद को मजबूत करूं, एक नई रोशनी दूं, रोशनी विचारों की, रोशनी दिशाओं की। जब तक नए विचार, नई दिशा नहीं आएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर, तब तक नई उन्नति नहीं होगी। एक पत्रकार होने के नाते आपके पिताजी को मैं जानता था और उनसे कई बार मिला भी। एक जमीनी स्तर के कार्यकर्ता थे वो। बिल्कुल। जमीनी स्तर के लोगों से उनका सीधा सीधा जुड़ाव था। बिल्कुल बिल्कुल। और सिर्फ मैं ही नहीं, ग्वालियर के कई लोगों को ये मलाल है कि स्वर्गीय दर्शन सिंह जी जो थे वो बहुत कुछ रिजर्व करते थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो कि उनको नहीं मिला। एक पुत्र होने के नाते क्या आपको कभी लगता है कि उस पार्टी ने मेरे पिता को वो नहीं दिया जो जहाँ तक वो जा सकते थे, या उनकी वो जगह थी? मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बोलता हूँ। मेरे पिता ने जितनी मेहनत की, मेरी नज़र में मेरा पिता का आकलन बिल्कुल रहा। अगर मैं एक बेटे के नाते देखूं तो बिल्कुल मेरे पिता को बहुत कुछ मिलना चाहिए था, जिस हिसाब से उनकी मेहनत थी, जिस हिसाब से उनकी लगन थी जनता के प्रति। पर एक कहावत फिर आ जाती है जिसे हम किस्मत कहते हैं, जिसे हम कर्म कहते हैं। अब वो शायद उनका प्रारब्ध था, उनके कर्म थे, वो ईश्वर के हाथ में छोड़ता हूँ मैं। पर एक बेटे के नाते मेरी सोच यही रहेगी सदैव कि हाँ, मेरे पिता को बहुत कुछ जीवन में अभी तक हासिल हो जाना चाहिए। पार्टी से कोई मलाल नहीं है? मुझे कोई मलाल नहीं है पार्टी से, बिल्कुल भी। चलिए, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे छत्रप बन गए हैं, है ना? जैसे अगर बड़े स्तर पे जाए तो दिग्विजय सिंह का एक गुट है, कमलनाथ जी का एक गुट है, श्रीमंत सिंधिया जी का एक गुट है ना? ऐसे अगर हम ग्वालियर की बात करें
तो ग्वालियर में भी कई ऐसे नाम हैं जो कि गुटों में बटे हुए हैं। ठीक है। और उस गुटों के शिकार सभी होते हैं, हर कोई होता है। जिसकी बारी आती है 4 लोग उसको निपटाने की कोशिश करते हैं कि ये आगे ना बढ़ जाए। क्योंकि आप नए नए आ रहे हैं, इन सारे लोगों से जो इस तरह का काम कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस को ही कमजोर कर रहे हैं एक तरीके से, आप कैसे निपटेंगे इससे? आपको एक बहुत अच्छी बात गुटों पे बताता हूँ। इस बात को मैं आपको दूसरे पहलू से समझाऊंगा, दूसरे उदाहरण से। आज तक है, APVP है, इंडिया टीवी है, बंसल न्यूज़ है, हर कोई अलग अलग चैनल है। तो इसी प्रकार हर कोई अलग अलग नेता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जहाँ बैठ जाती है। अब कई मीडिया के कई लोग आज तक से आके फिर इंडिया टीवी में आ जाते हैं, इंडिया टीवी से आके आपके APVP में आ जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मीडिया से अलग हो गए। तो बात ये है, जब एक मंच की बात आ जाती है तो पूरी पार्टी आपको एक जगह दिखती है। अब वो तो फ्रीक्वेंसी की बात है कि किसी की कमलनाथ जी से मिलती है, किसी का मन सिंधिया जी से मिलता है, किसी का दिग्विजय जी से मिलता है। तो उनके मन की और उनके खुद के विचार धारणा के ऊपर पार्टी तो एक ही है। मंच आ जाती है, जहाँ रणभूमि की बात आ जाती है, युद्ध की बात आ जाती है, तो आपको सभी एक मंच पर मिलते हैं। तो आप ग्वालियर के अंदर जितने भी लोग हैं और काफी सीनियर हैं, ठीक है, उनको सबको साथ में लेके चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। एक आपको संस्कृत का बहुत अच्छा दोहा बताता हूँ। तेरा मेरा अपना पराया, छोटा बड़ा सब मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारे हैं, तुम सबके हो। अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को साइड में रखिए। सब आपके हैं इस दुनिया में, करता धरता ईश्वर है। हम मनुष्य कभी ये ना समझे कि हम भगवान हैं, करने वाला वो ईश्वर है। मैं तो उसके लिए कर रहा हूँ, अपने परमात्मा के लिए। अब वो परमात्मा मुझसे जनसेवा कराएगा, किसी की सेवा कराएगा, वो मैं करने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से करूँगा। एक चीज और देखी जाती है कि जो कांग्रेस पार्टी थी, जब कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी ग्वालियर में शुरुआत में चुनाव लड़ते थे, उस टाइम पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत सारे कार्यकर्ता थे, हर घर का आदमी कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। आज धीरे धीरे वो कार्यकर्ता कांग्रेस से या तो टूट गए या घर बैठ गए, और भारतीय जनता पार्टी का लगातार सदस्यता अभियान चलता रहता है और उसमें लोग जुड़ते रहते हैं। तो अब आप नए एक युवा हो, नई आपकी सोच होगी, नए जोश के साथ आप जा रहे हो, आपका नारा भी है नई सोच नया जोश। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप ग्वालियर में एक युवाओं का एक नया संगठन कांग्रेस में जोड़ने का काम करेंगे? बिल्कुल, वही मैं कर रहा हूँ। मुझसे ऐसे आज कई युवा जुड़े हैं इन पिछले 3 महीने में, जिनसे मुझे मिलके बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब मैं उन्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आज इन पे ऊर्जा है, शक्ति है, ज्ञान है, बस एक दिशा देने की ज़रूरत है, उन्हें एक सही मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। अगर वो उन्हें मिल जाएगी तो वो अपना इतिहास स्वयं रचना जानते हैं। तो बस मेरी सोच इतनी सी है कि उन युवाओं को उस ज्ञान से, उस समझ से वो एक नई दिशा देनी है, जहाँ पर वो अपना स्वयं का निर्माण कर सके, अपने भविष्य का निर्माण कर सके, और उन्हें एक साथ लेकर चलना है। पिछले चुनावों में हमने देखा कि अभी यूपी में बीजेपी की सत्ता बन गई, कई 5 राज्यों में से 2 राज्यों में कांग्रेस की बहुमत था, उसके बावजूद भी वो सरकार नहीं बना पाई, कुछ मजबूरियां रही होंगी। 2018 में एमपी में चुनाव होने वाले हैं, एमपी में भी यही हाल होने वाला है या इस बार कुछ परिवर्तन देख रहे हैं आप? मुझे जितना लगता है महाराज साहब मध्य प्रदेश के CM के लिए लॉन्च होंगे। परिवर्तन बिल्कुल आएगा। जब वो आएंगे तो एक नई सोच, जो मैंने लिखी हुई है अपने बैनर पर, नई सोच है, वो एक नई सोच के साथ आएंगे, और वो आ रहे हैं, और वो कार्य भी नई सोच के साथ कर रहे हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता, आज अगर हम क्षेत्र ले लें दलित के लिए, उन्होंने ऐसे कई कार्य अपने अशोकनगर, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कराए हैं। जब बात आ जाती है कुपोषण की, वो अभी ऑलरेडी उसके ऊपर कई ऐसे प्रोग्राम उसमें चला रहे हैं अपने शहर के अंदर। और जब बात आ जाती है संसद में किसानों के मुद्दे उठाने की, तो आप देखिएगा 3 दिन पहले उन्होंने किसानों की लड़ाई संसद में लड़ी है। तो जाहिर सी बात है, नई सोच और जोश का कमाल है। तो वही सोच, वही प्रेरणा हमें महाराज साहब से मिल रही है, और उसी दिशा में युवा जा रहा है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि स्वर्गीय दर्शन सिंह एडवोकेट एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने कभी भी नाव चेंज नहीं की। वरना राजनीति में अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसी ही नाव डूबने वाली होती है तो नाव को चेंज कर देते हैं और दूसरी नाव में सवार हो जाते हैं। उनके सुपुत्र मितेंद्र जी, जो कि बहुत सारी संभावना से भरे हुए हैं और कल ये कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि जब आपके पापा आपसे बात करते होंगे पार्टी के बारे में, पार्टी के विचारधारा के बारे में, तो आप उनसे सहमत होते थे या आपसे उनके तर्क वितर्क चलते थे? मैं पार्टी के बारे में सहमत हमेशा अपने पिता से, देखिए डिस्कशन करना एक बुद्धिजीवी की कला होती है।
कभी किसी से सहमत नहीं होना चाहिए। हमेशा तर्क करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अगर आपने सहमत हो गए तो इसका मतलब आपने उस ज्ञान को नहीं समझा या उस बात को नहीं समझा। जब हम तर्क करते हैं तो कोई दो नई बातें निकल के आती है। तो मैं अपने पिता के साथ हर चीज़ पे डिस्कशन करता था। जब वो बताते थे कुछ विचारों को तो मैं उनको बताता था ये नहीं ऐसे हो सकता है। मैं उनसे ज़्यादा सीखता था, क्योंकि मेरी उम्र अभी उन्हें बताने की नहीं थी, उनसे सीखने की थी। पर हाँ, ऐसे मेरे कई आइडियाज़ होते थे जो IT और सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड हुआ करते थे, जो उन्हें बहुत अच्छे लगते थे, क्योंकि उनका टाइम पीरियड उस चीज़ को लेकर कुछ और था, आज मेरा टाइम पीरियड उस चीज़ को लेकर कुछ और है। तो बिल्कुल एक हेल्दी डिस्कशन हमारे घर में हमेशा होता है। आपने आधुनिक तकनीकी की बात की, तो एक चीज़ और मुझे ये बताइए कि जैसे कि आप कल ज्वाइन करने के बाद में ऐसी क्या प्लानिंग है आपके पास जिससे है ना जो युवा है वो कांग्रेस में आपके साथ जुड़ेगा? मैं एक बहुत अच्छी बात बताऊं, इस बात का जवाब मैं आने वाले समय में इसलिए दूंगा क्योंकि कुछ कार्य मैंने जनता के लिए सरप्राइज रखे हुए हैं। अगर वो अभी डिस्क्लोज कर दूंगा तो उसका मज़ा खत्म हो जाएगा, पर आने वाले समय में जब वो कार्य करते हुए आपको दिखूंगा तब मैं उसका जवाब आपको और अच्छे से दूंगा। आपके पिताजी ने बहुत सारे संघर्ष किए हैं। बिल्कुल किए। उन्होंने रोड पर चक्का जाम भी किया है, धरने भी दिए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं। बिल्कुल। और उनकी जो शैली थी कार्य करने की बड़ी आक्रामक टाइप की थी। बिल्कुल। कांग्रेस के अंदर मतलब आपके पिताजी का बड़ा ही नाम था, मतलब, और क्षेत्र की जनता के अंदर भी बड़ा नाम है। क्या मैं मितिन जी को ऐसे ही सड़कों पे लोगों की लड़ाई लड़ते हुए देखूंगा? मैं आपको एक शब्द में इसका जवाब दे देता हूँ। जिस पिता का खून मेरे अंदर है तो उस खून में जोश, उस खून में ज्ञान, उस खून में समझ भरपूर है। और वही खून मेरे अंदर है तो जाहिर सी बात है जोश की बात आ जाएगी, जब ऊर्जा की बात आ जाएगी तो वो आपने मेरे अंदर बिल्कुल भी कहीं दूर दूर से ऐसा नहीं लगेगा। तो आपको यही लगेगा कि हाँ, ये स्वयं दर्शन सिंह जी काम कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अभी माधवराव जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। आप दर्शन सिंह जी के सपनों को पूरा करेंगे। ये दोनों युवा मिलकर ग्वालियर में क्या नया कर सकते हैं? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ, महाराज साहब मेरे पिता समान हैं और जितना मैं समझता हूँ मैं उनके आशीर्वाद से ही अपने जीवन की हर शुरुआत की है। वो भला 13 दिसंबर को जाके जो मैंने उनका आशीर्वाद घर जाके प्राप्त किया, जो उन्होंने मुझे हौसला वहाँ दिया, आज मिस्टर इंडिया का टाइटल जीत के आया, तो उसका क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। मेरे घर वालों को, मेरी माँ को, मेरे सारे अपनों को जाता है, उनका प्रेम था। तो मेरा ये मानना है महाराज साहब जैसा जैसा हमें निर्देश देंगे, जैसा जैसा मुझे दिशा देंगे, मैं उसी प्रकार उसी डायरेक्शन में अपने कार्य को बढ़ाता रहूँगा। अब आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और आपका पूरा बचपन से लेकर अभी तक का जो जीवन चक्र रहा है वो किस तरीके से आपने व्यतीत किया है, क्योंकि अब आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं। अभी तक का आपका जो जीवन था वो कैसा था? अभी तक का जो मेरा जीवन था वो टोटली मॉडलिंग से रिलेटेड था। अभी तक के जीवन में मैंने जितने भी कार्य किए हैं और जितनी भी उपलब्धियां पाई हैं वो मॉडलिंग की फील्ड में पाई हैं। और जितना मैं समझता हूँ आने वाला जो समय है, उस आने वाले समय में जितने भी मैं कार्य करने वाला हूँ उस मॉडलिंग को लेके, अपनी पॉलिटिक्स को लेके पैरेलल चलाऊँगा। और जो मेरी शिक्षा रही है वो एक गांव से RK पब्लिक से शुरुआत हुई, उसके बाद सिंधिया सेंट पॉल में गया, सेंट पॉल के बाद सिंधिया स्कूल में गया, और सिंधिया स्कूल के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के बाद मैं लंदन पहुंचा। लंदन में मैं 3 साल रहा। 3 साल से आने के बाद मैं फिर LLB की माधव कॉलेज से, फिर LLM किया माधव कॉलेज से। तो लंदन में पढ़ा हुआ एक युवा ग्वालियर की सड़कों से कितना परिचित है? ग्वालियर की सड़कों से पिछले महापौर के इलेक्शन में मैं बहुत परिचित हूँ। अड़ूपुरा का क्षेत्र हो या माधव नगर का क्षेत्र हो या हमारे दक्षिण का क्षेत्र हो या ग्वालियर का क्षेत्र हो, छावनी हो या हमारे मुरार में त्यागी नगर हो, विवेक नगर हो, दीनदयाल नगर हो, जितना मैं समझ सकता हूँ अभी तक मैंने ऑनेस्टली 65% तो कवर किया है, और जो रिमेनिंग रह गया है वो आप कवर हो जाए। श्रीमद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से आप कितना प्रभावित हैं? बहुत ही ज़्यादा। उसका एक कारण है, वो जो सोच है और जो उनका इम्प्लीमेंटेशन करने का तरीका है। सोचता हर कोई है पर इम्प्लीमेंट हर कोई नहीं कर पाता। आज ऐसे कौन से कार्य हैं जो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किए? 4000 करोड़ की ग्वालियर से देवास की योजना, अड़ूपुरा के 700 करोड़ का पावर स्टेशन, 250 करोड़ की RDRP की केबल नेटवर्किंग हो, ऐसे कई मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर जो उन्होंने गुना में दिए, रेलवे लाइन जो गुना को दी, जो माधवराव सिंधिया जी ने भी ग्वालियर स्टेशन जो ग्वालियर को दिया। तो ऐसे कई कार्य उन्होंने इम्प्लीमेंट कराए। अगर हम उंगलियों पे गिनेंगे
तो शायद हम पूरे 20 जो हमारे 1 2 3 करने का थे, तो 20 पे 20 से अधिक कार्य उनके ऐसे निकलेंगे जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किए हैं। आप मॉडलिंग कर रहे थे, बिल्कुल। मिस्टर इंडिया खिताब जीते, बिल्कुल, है ना। मॉडलिंग का एक चकाचौंध वाला कैरियर था, बिल्कुल, और ये पसीने बहाने वाला है। कोई बात नहीं। तो आप मॉडलिंग को छोड़ के राजनीति में आ रहे हैं, कैसे आपने ऐसे चेंज किया कि नहीं मुझे मॉडलिंग नहीं करनी है? जीवन में भगत सिंह से बहुत प्रेरणा ली है। उनमें एक अंदाज था जीवन को जीने का, जो 23 साल के लिए कुर्बान हो गए देश के लिए। एक सपना है, एक कहावत है कि डोंट ट्राई टू बी फेमस, ट्राई टू बी ग्रेट। सस्ती लोकप्रियता नहीं, कुछ कर दिखाने की तमन्ना को हासिल करना है जीवन में। ये चाहता हूँ कि जब जीवन में जाए तो लोग मुझे भी मेरे पिता की तरह याद रखें। तो वो एक फीलिंग, एक इमोशन, एक ऊर्जा, एक वजह जीवन में हमेशा से ढूंढते आया था, कुछ ऐसे कार्य करने हैं। और वो यही एक तरीका है जहाँ लोगों के बीच अमर होकर जीवन में जाया जा सके। क्योंकि आज ईश्वर का इतना दिया है कि मैं एक बिजनेसमैन भी बन सकता हूँ, मॉडलिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूँ, अमर होना है। अब उस अमर होने के लिए ऐसे कई कार्य करने पड़ेंगे जहाँ कई चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ रही हैं, और मैं कर भी रहा हूँ। जीवन मेरा इम्तिहान भी ले रहा है, तो वो मैं करता रहूँगा, क्योंकि जब मैं इस इम्तिहान से निकल सकता हूँ तो मुझे नहीं लगता इससे मुश्किल मेरे जीवन में कोई इम्तिहान हो सकता। आपकी बातों से मुझे 2 क्वेश्चन मुझे आपसे करने हैं। एक तो ये कि अमर होने के लिए राजनीति कर रहे हैं या समाज सेवा करने के लिए राजनीति कर रहे हैं? आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। जब समाज सेवा होता है तो आदमी अमर हो जाता है, तो वो तो उससे जुड़ी हुई चीज़ है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, अमर होना एक आदमी के अंदर विचार होता है जो समाज सेवा। देखिए, हर कोई जीवन में एक वजह के लिए कार्य करता है। आज आप भी अगर मीडिया कर रहे हैं तो आपके पीछे एक वजह थी कि मुझे कुछ अलग करके जन सेवा में प्रेजेंट करना है, कुछ एक ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ जो शायद दूसरे चैनल नहीं कर सकते, मुझे करना है। तो वही मेरे अंदर एक सोच है, कुछ ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ जन सेवा में करके लोगों के सामने प्रेजेंट करके इम्प्लीमेंट करके वो उन्हें छोड़ के चला जाओ। नहीं, जैसे कि आप मॉडलिंग कर रहे थे, तो मॉडलिंग करने के बाद अधिकांश लोग हीरो बन जाते हैं, फिल्मों में काम करते हैं। तो एक बार जब कोई फिल्मों में काम करने लगता है तो वो भी एक तरीके से अमर हो जाता है, क्योंकि आज हम राज कपूर जी की पिक्चरें देख लेते हैं, सुनिंदर साहब की पिक्चरें देख लेते हैं, तो वो हमेशा के लिए एक रिकॉर्ड हो गया, वो भी हमेशा के लिए एक अमर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। लेकिन बात क्या है, जनता के बीच में उनके दिलों में जीना, वो मुझे करना है। बात क्या है, लोगों के दिलों में जगह बनानी है। राजनीति एक अलग पहलू हो जाता है, जब दिल से दिलों को जोड़ा जाता है ना, वही एक इंसान है। मतलब लोगों के दिलों में जगह बनानी है। बिल्कुल। चलिए, तो एक और बात है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक आरोप लगता रहा है, और वो आरोप लगता रहा है कि ये वंशवाद को बढ़ाती है। इसमें हमने देखा है, सचिन पायलट जी आ गए राइस पायलट जी के बाद में, गांधी परिवार के ऊपर यही चला आ रहा है कि भाई, है ना, सिंधिया परिवार में भी हुआ कि भाई सिंधिया जी, माधव सिंधिया जी के बाद में ज्योतिराज सिंधिया जी आ गए, है ना। भाजपा कहती है कि साहब हम इस चीज़ को नहीं पढ़ाते हैं, हमारे यहाँ कोई सांसद होगा तो उसका लड़का को हम टिकट नहीं देंगे, विधायक का टिकट नहीं देंगे, क्योंकि आपके तो पिताजी अब नहीं है, तो मैं इसको तो ये नहीं कह सकता, ये आपकी तो एक जरूरत थी यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये एक सोच है लोगों के अंदर कांग्रेस के प्रति, ये कितनी सही है और कितनी गलत है? देखिए, मैं इसको बिल्कुल भी, मैं पहली चीज़ गलत इसलिए ठहराऊंगा इस चीज़ को। आप पहले हम प्रैक्टिकल चीज़ों को समझें। कुछ चीज़ें लायक होते हैं। महाराज साहब में वो टैलेंट था, उन्होंने उसे संभाला। सचिन पायलट में वो टैलेंट है, वो उसे संभाल रहे हैं। तो जिनमें टैलेंट होता है वो तो ईश्वर उन्हें स्वयं उस रास्ते पे ले जाते हैं। रास्ता तय करने वाले हम और आप नहीं होते, वो स्वयं वही तय करता है परमात्मा की आपको हीरो बनना है कि आपको पॉलिटिशियन बनना है। उससे बड़ा रास्ता तय करने वाला कोई नहीं है। तो जब उन्होंने रास्ता तय किया महाराज साहब के लिए, तो वो उस रास्ते पे निकल गए। सचिन पायलट के लिए किया, वो उस रास्ते पे निकल गए। आज मेरे लिए भी उन्होंने दोनों रास्ते खोल रखे हैं, पर मैं इस रास्ते पे निकल रहा हूँ उनके आशीर्वाद से। तो वो ईश्वर है जो हर किसी को अपना रास्ता तय स्वयं करवाता है। तो मैं भी अपना रास्ता उसी तरीके से तय कर रहा हूँ। और जितना मेरी समझ है, आज हमें टैलेंट की ज़रूरत है। आज हमें उन राजनेताओं की ज़रूरत है जो आज सोसाइटी में कैपेबिलिटी रखते हैं, आज जो बदलाव ला सकते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपने बहुत सही कहा कि ना कि टैलेंट की जरूरत है। बिल्कुल। तो टैलेंट जो गरीब घर में टैलेंट है, जो गांव में टैलेंट है, एक लड़का जो गरीब घर में पैदा हो रहा है, वो सरकारी स्कूल से पढ़ के आ रहा है और उसके अंदर भरपूर टैलेंट है, वो चाहता है कि मैं भी राजनीति में आऊँ, मैं भी कुछ समाज सेवा करूँ। ऐसे लोग कांग्रेस में कहाँ दिखते हैं? देखिए, मैं फिर वही वाली बात आ जाए, क्या ये हमने एक साइकोलॉजी बना ली है, ये हर जगह मिलेंगे आप।
ऐसे लोग हर जगह हर पार्टी में मिलेंगे, समाजवादी में भी मिलेंगे, क्या बीजेपी में मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिन्हें मैं जानता हूं जिनमें बहुत टैलेंट है पर वो ऊपर नहीं आ पा रहे। तो बात कांग्रेस की कहां से आ जाती है? बात हमें हर चीज को एक सामान्य रूप से एक स्तर पे देखना चाहिए। इसमें पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ कांग्रेस, हर जगह हर जनता। हम घर में ही समानता नहीं रखते। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी इस बात से कि सभी पार्टियों सभी में आज हम घर में ही समानता नहीं रखते। हम कभी अपने बड़े बेटे को ज्यादा दे देते हैं, छोटे बेटे को कम दे देते हैं, तो घर घर में ही समानता नहीं है। तो उसी को बैलेंस करना है। तभी तो मैं कहता हूं, मैं जानबूझ के जोर गीता और रामायण पे क्यों डालता हूं। गीता से आपसे मैं क्यों कहता हूं कि गीता में कृष्ण कह रहे हैं यम यम वापी स्मरण भावक तम तम अवंते कौनते। जैसा जैसा आप आचरण करेंगे वैसे वैसे आप बनते जाएंगे। यही संस्कार, यही प्रेरणा, यही विचार तो हमें अपने मुंह से अब बोलने हैं। जब नए विचार आएंगे तो नई सोच निर्माण होगी। विचारों से आचरण बनेगा, आचरण से व्यवहार बनेगा, व्यवहार से व्यापार बढ़ेगा। तो ये सारा चीजें इंटरकनेक्टेड। तो आप आगे बढ़ के कल सदस्यता लेने के बाद आप आगे बढ़ के क्या श्रीमती सिंधिया जी से ये कहेंगे कि साहब मुझे एक ऐसी टीम बनानी है जो मुझे ग्वालियर के अंदर जो टैलेंटेड लोग हैं उनको लाना है राजनीति के अंदर, मैं पहल करता हूँ, है ना, थोड़ा सा मुझे ना आप सहयोग कीजिए, थोड़ा सा मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। क्या आप पहल करके कहेंगे उनसे इस बात के लिए? मैं कहूंगा नहीं, मैं ऑलरेडी करके दिखा दूंगा। कहने की बहुत बात की बात आ जाती है। कई मैं चाहता हूं मैं करके दिखाऊं, कह के ना करो। कर दो और फिर बोलो। वही काम मैं जनता के लिए बोलना चाहूंगा। पहले करूंगा फिर उसका ढिंडोरा पीटूंगा कि ये मैंने किया है। पहले पीट के ना करने वाले इंसानों में से ना मैं बिलीव रखता हूँ, मुझ में वो संस्कार हैं और ना मैं वो संस्कार अपने अंदर आने दूंगा कभी। पहले करूंगा, उसके बाद बताऊंगा कि ये हो चुका है। क्या होता है कि आजकल एक नया तरीका है, आप करने जाते हैं, बोल इतने देते हैं। अब इस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं दूंगा कि हमारी जितनी भी सरकार जो भी है कह तो इतना कुछ दिया है, अब धरातल पे आ जाए तो आप भी देख सकते हैं। आपसे भी कुछ नहीं छुपा है, हमसे भी कुछ नहीं छुपा है, जनता से हम करेंगे फिर उसका ढिंडोरा पीटेंगे। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनेगी एमपी में, सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल 110%। महाराज साहब का चेहरा सामने आएगा युवा के रूप में, एक नए सोच के रूप में, एक नए जोश के रूप में। हर युवा उनके साथ है और हम मेहनत करेंगे। हम कार्यकर्ताओं को नींव से जोड़ेंगे, हम लोगों को नींव से जोड़ेंगे, उनके जो प्लान्स हैं लोगों के बीच तक पहुंचाएंगे। बात है विचारों को बीच तक लाना, वो कार्य हम जरूर करेंगे और मेरी टीम तो सदैव करती रहेगी। राजनीति तो सब करते हैं, एक आम आदमी को जिनको जरूरतों का सामान नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास पेंशन नहीं मिल पा रही है, जिनको गरीबी सहायता नहीं मिल पा रही है, ऐसे बहुत सारे लोग ग्वालियर में हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों के सहयोग कुछ करते भी हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप उन लोगों के लिए कुछ काम करेंगे, मतलब कि ताकि आपकी छवि ऐसी बने जो आपके पिताजी की थी? मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता था पर आपने इस बात को छेड़ा है तो मैं इसलिए कहूँगा। ऐसे शायद कई 8 या 10 घर हैं जहाँ पर मैं राशन देता हूँ, पर कुछ अच्छे कार्य बता के नहीं करने चाहिए, बस उन्हें करते रहना चाहिए, कुछ कार्य को दिखाना नहीं चाहिए। तो यही सोशल सर्विस मैं करता आ रहा हूँ पिछले 2 साल से, जब से पापा राजनीति करते थे, क्योंकि ये मेरी भावना है कि मैं अगर इतना कमाता हूँ तो उसका 10% तो मैं अपनी पॉकेट से निकाल के कुछ घरों को दे सकता हूँ। यही सोच मैं युवाओं में लाना चाहता हूँ। अगर आप 500 कमा रहे हैं तो 10 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट ज़रूर बच्चे को खरीद के दे देना। तो इसीलिए ये कुछ बातें हैं जो अपन नहीं बताएं, क्योंकि ये भावना पूर्त होती है। फिर हम जब मीडिया पे बता देते हैं तो इसका एक नया निर्णय निकल के आता है, अरे ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करें। कई लोग ऐसा नहीं, मैं कई लोगों के विचार की बात कर रहा हूँ। इसीलिए मैं ऐसे कई कार्य करता हूँ जो मेरे अपने जानते हैं मैं कितना कर रहा हूँ, तो मैं ना कभी उन्हें बता के करूँगा, क्योंकि इससे यहाँ अच्छा मिलता है। यहाँ जब शांति मिलती है तो मुझे इन कार्यों से मिलती है। जब उनके यहाँ वो जो बिस्किट के पैकेट पहुँचते हैं ना स्ट्रीट पे, और जब मैं देखता हूँ उनके घर में वो जो 1.5 साल की बच्ची है जिसको सही में माँ दूध नहीं पिला पा रही है, और अगर उस पर दूध टाइम से पहुँच रहा है, तो एक जिम्मेदारी हर इंसान की होती है कि अपनी पॉकेट में से तो 5 या 10% सेवा करनी चाहिए। बहुत आपने अभी बहुत सारी चीज़ें बताई जो कि श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की देन है। बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारी योजनाएं बताई, बहुत सारी इमारतें बताई कि ये हमारे माधवराव सिंधिया जी की देन है। अब आप कुछ ये बता दीजिए कि ग्वालियर में कमी कहाँ कहाँ पर है और उसको पूरा करने का अब जिम्मेदारी मैं लूंगा, कांग्रेस लेगी, हम लोग भी मिलकर करेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग करता हूँ। पहले आ जाइए एजुकेशन सेक्टर से। बात हमारी एजुकेशन योजनाओं की है। योजनाओं का पैसा उन परिवारों तक नहीं पहुँच पाता है जो हमारी शिक्षा योजनाएं चल रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पैसे की बात नहीं है, बात है शिक्षकों की। आज अध्यापकों के ही बीच में हमने कई चीज़ें देखी हैं कि कई स्कूल्स में टीचर्स ही अच्छे अवेलेबल नहीं हैं।
हमारा जब बैकग्राउंड ही एजुकेशन से वीक हो जाएगा तो फिर समझ, ज्ञान ये कहाँ चले जाएंगे। पहले गुरुकुल हुआ करते थे जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी और उस शिक्षा से नए निर्माण किए जाते थे। क्या हमारे शास्त्र में सर्जरी पहले नहीं थी? जर्मनी ने सर्जरी करना हमारे शास्त्रों से सीखा है। सर्जरी तब हो गई थी जब लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे, तब का हमारे भारत देश है। तब की ये सोच, ये विचारधारणा, ऐसे कई विचार तब के हैं हमारे देश के अंदर जहाँ पर ज्ञान की पूछ हुआ करती थी। तो आज मेरा सबसे ज़्यादा फोकस एजुकेशन पर है, क्योंकि एजुकेशन ही एक अकेला वेपन है, एक वेपन है जिससे बदलाव किया जा सकता है। दूसरी बात, हेल्थ सेक्टर पे आ जाइए। आज ये बताइए आप, हेल्थ के नाम पे हमारे शहर में क्या है? 2000 का वो जो ढांचा है ना, वो माधवराव सिंधिया जी का बनाया हुआ था। क्या 17 साल में उस ढांचे को कंप्लीट करके 1000 बेड ना डाल सके? इससे ज़्यादा नाकामी क्या हो सकती है? 17 साल कुछ होते हैं जीवन के, वो तो 2000 में ढांचा बना के चले गए थे। तो इसीलिए गिनतियां करते करते आप लोग थक जाएंगे, हम लोग थक जाएंगे। ऐसे कई चीज़ें हैं। मैंने अभी 2 सेक्टरों पे जोर इसलिए दिया है क्योंकि ये जीवन के मूल अंक हैं हमारे। और तीसरा आ जाइए, एम्प्लॉयमेंट। बिना एम्प्लॉयमेंट के कुछ नहीं। शिक्षा ली, अब हमारे यहाँ से युवा पलायन करेगा तो यहाँ रुकेगा कौन? कौन यहाँ का डेवलपमेंट देखेगा? तो आज इन तीनों चीज़ों की बहुत कमी है। आप मुझे खुद बताइए, जहां 1990 से लेके 2000 तक 60 से अधिक कंपनियां काम करती थी मालूमपुर में, आज 6 क्यों रह गई हैं? बताइए ना। 2000 के बाद ऐसा क्या हुआ? कौन सा ग्रैंड लग गया हमारे शहर के अंदर? तो ये जवाब तो मैं चाहता हूँ जनता स्वयं अपने आप से पूछे, ऐसा क्या हो गया है 2000 से 2017? तो ये जवाब आप कल से मांगना शुरू कर देंगे? बिल्कुल, कई चीज़ें मैं बोलता रहा हूँ, सरप्राइज है, सरप्राइज रहने दीजिए। चलिए, आपके सरप्राइज हम भी देखेंगे और ग्वालियर की जनता भी देखेगी। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि आपने जो मॉडलिंग जो कैरियर था आपका, ठीक है, उससे आप राजनीति में जब आए थे अभी, तो घर में आपने परिवार में डिस्कस किया होगा, ठीक है, तो किसी ने आपको भी रोका कि नहीं अब ये पापा ने कर लिया, बहुत कर लिया, अब आप तो मत करो, ऐसा किसी ने कहा या नहीं? लोगों ने कहा नहीं करो। सबने ये बोला पिता के अधूरे सपने पूरे, और वो अधूरे सपनों में से ये एक कार्य है, जन सेवा। वापिस अब मॉडलिंग में नहीं जाएंगे? वो पार्ट टाइम, देखिए वो मेरी हॉबी है, हॉबी मैं करता रहूँगा, वो भी करते रहेंगे, पैरेलल करता रहूँगा। पर उसमें भी देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आजकल लोग ये कहते हैं कि राजनेता बड़े स्ट्रेस में रहते हैं, राजनेताओं पे लोड बहुत है। मेरा ये मानना है हर किसी के जीवन में एक हॉबी होनी बहुत ज़रूरी है। मॉडलिंग मेरी एक हॉबी है, मेरा एक शौक है। अगर उससे कनेक्टेड रहूँगा तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छे से फोकस, डेडिकेट भी रहेगी। क्योंकि कभी कभी हम सोच विचारधारणा में इतने फंस जाते हैं कि कभी कभी हम अपने आप से सवाल पूछने लगते हैं, यार जीवन कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सही दिशा में है कि नहीं। तो मुझे मेरी दिशा पता है, मुझे मेरी हॉबी पता है, मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। तो उस चीज़ को पैरेलल करके ले जाने में तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मॉडलिंग में आपका कोई रोल मॉडल भी होगा? मॉडलिंग में सच्चाई बताऊं, मेरे रोल मॉडल ऐसे पर्सनल तो कभी कोई रहा नहीं है, पर हाँ मैंने अपने डैड को मॉडलिंग करते हुए उनके कॉलेज के फ़ोटो ज़रूर देखे थे। जब मेरे पिता को बड़ा शौक हुआ करता था कई तरीके के चश्मे रखना, 8 और 10 पेयर्स शूज़ उनके पास कलेक्शन होना, तो मैं कहीं ना कहीं अपने डैड से बड़ा, तो मतलब राजनीति में भी और मॉडलिंग में भी आप अपने पिता से ही प्रभावित? बहुत ज़्यादा एक्चुअली। और फिर जब रहे अगर फ़ैन होने की बात, तो मैं जॉनी डेप जो हमारे बॉलीवुड के हैं उनका बहुत, मैं अपने जो राजकुमार जी जो अपने एक्टर हुआ करते थे उनके फैशन स्टाइल का बहुत, मतलब उनमें एक क्लास, मुझे जेंटलमैन चीज़ें बहुत पसंद है। यू नीड टू बी क्लास, सिंपल, डिसेंट, सिंपलिसिटी इज़ अ की टू सक्सेस। तो फिल्मों में काम मिलेगा, ऑफर मिलेगा तो मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, अपने एक कलर से एक सोनी से, दोनों जगह से मुझे कॉल आए थे रिगार्डिंग साइड एक्टर्स। पर बात इतनी सी थी कि मैं ऑडिशंस में जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी कई है। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिता के साथ ऐसी कई हज़ार, कई लाखों परिवार भी जुड़े हैं, उन्हें भी मुझसे बहुत उम्मीदें हैं। तो या तो अपनी सेल्फिश से अपनी उम्मीद पूरी कर लूँ या उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ। तो मैंने पहले चूज़ किया उनकी उम्मीदों पे खरा उतरना, क्योंकि उनका एक लगाव, उनकी एक सोच कि हाँ भैया आएंगे तो इतना कुछ बदल सकता है, तो उनकी उम्मीदों पे तो खरा उतरना। सेकंड लीड को हटा दीजिए, अगर बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर यश चोपड़ा जी के पुत्र हैं आदित्य चोपड़ा जी, राजकुमार हिरानी जी, सुभाष घई साहब, ऐसे बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, उनकी किसी बड़ी पिक्चर का मेन रोल आपको मिलता है और इधर सिंधिया जी आपको विधानसभा का टिकट भी देते हैं,
ठीक है, दोनों में से क्या चुनेंगे? पिता का सपना। पिता का सपना तो मॉडलिंग भी था। बोल दिया आपने, पिता का सपना। दोनों ही चलेंगे फिर भी। चलिए, तो बहुत सारी बातें हमने इनसे की हैं अभी, और निश्चय ही आपको मितेंद्र जी का एक रूप आपको आज जो देखने को मिला है वो पसंद आया होगा, और आज के बाद आप इनको अपने क्षेत्र के अंदर ग्वालियर की समस्याओं को लेकर देखेंगे बार बार, इनसे मिलेंगे बार बार। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी नई सोच जो है, नया जोश जो है, वो ग्वालियर को कुछ देकर के और ग्वालियर की जो कमी है उसको पूरा करे। इसी उम्मीद के साथ मैं संजय भारद्वाज आपसे फिर मिलूंगा आप ही के कार्यक्रम सीधा संवाद में। तब तक के लिए धन्यवाद मितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। वेरी मच।